हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और ये है चैप्टर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम साइंस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से फॉर सीडीएस, सीए, पीएफ, एनडीए 2023। ठीक है, और इसके साथ साथ जिसमें भी जीएस आती है, जिस भी एग्जाम में और जिसमें साइंस आती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ 9th एंड 10th को कवर करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि सीडीएस में क्वेश्चंस का वेटेज है, 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल ऑल ओवर साइंस से, जिसमें से अगर आप केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो एंड इन एंड अराउंड आप 29 या पूरे के पूरे 30 तो आराम से कर ही दोगे। और अगर आप पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सिर्फ साइंस में सही करते हो तो आप इजीली जीएस की कट ऑफ पार कर जाएंगे, जो कि है 20 नंबर, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बचपन में सबको पढ़ाया ही था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक फ़र्क होते हैं कुछ। ठीक है, बेसिक फ़र्क होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो वो हम आगे इसके साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, बस जो आप बाहर से देख के बता सकते हो कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो होगी मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट है शाइनिंग सर्फेस। ठीक है, कि जो जितने भी मेटल्स होंगे ना वो चमकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले लो आप, बहुत ज़्यादा चमकता है। सिल्वर ले लो, ठीक है, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा चमकता है। तो मेटल्स हैव अ वेरी शाइनी सरफेस। ठीक है, अनलाइक दी नॉन मेटल्स हु डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, शाइनिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटालिक लस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर लस्टर। लस्टर होता है मतलब शाइनिंग सरफेस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, और हार्ड इन द सेंस की इजीली अपनी शेप चेंज नहीं करते, एंड दी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, और हार्डनेस भी वेरी करेगी मेटल टू मेटल के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ बहुत सारे मेटल्स को हम थिन शीट्स में या फिर बहुत सारे मेटल्स की हम वायर बना लेते हैं, जैसे कि कॉपर वायर हम बनाते हैं, आप सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी मेटल को थिन शीट्स में मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेलिएबिलिटी इज व्हेन वी कैन ट्रांसफॉर्म अ मेटल इनटू थिन शीट्स। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेलिएबिलिटी किस मेटल की होती है? तो अगर आप नॉर्मली कॉमन सेंस लगाओगे तो वो होती है गोल्ड की। क्यों? क्योंकि गोल्ड से हम बहुत सारी ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें गोल्ड को क्या करना पड़ता है? पीटना पड़ता है और बहुत थिन शीट्स में बनानी पड़ती है, इसलिए द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है जिससे कि हम मेटल्स को, ठीक है, ये है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी आती है कि जिससे हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब थिन वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, गोल्ड हमेशा मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल मेटल होगा। ठीक है, और हाँ, उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे घर में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की वायर्स होती हैं। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए ना तो जो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर का जो फॉर्मूला एजी कहते हैं उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो भी घर में जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो किससे होती है? कॉपर से होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, दूसरा अगर लोग अपने घर में सिल्वर की तारें लगाने लग गए फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज तो आराम से घरों में चोरी होगी। ठीक है, और इससे जो चोर होंगे वो अमीर होते जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो बिग इशू, इसलिए हम क्या वायर यूज करते हैं? हम कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, तीसरी जो एक और प्रॉपर्टी है वो है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इन द सेंस कि अगर आप किसी भी हीट में किसी को मतलब हीट करेंगे मेटल को तो वो ट्रांसफॉर्म हीट कर सकता है। ठीक है, दूसरे उसमें, तो इसको भी हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब ये तो पता ही आपको कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो बचपन में हम वो करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, बैटरी लगा लेते थे, दो तार और उसमें एक बल्ब और बीच में एक मेटल पिन ले लेते थे तो भी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इससे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। ठीक है, नॉन मेटल्स में जो मेटल्स होते हैं उसका उल्टा होता है नॉन मेटल में। ठीक है, तो इसमें जाते हैं। हाँ, तो पहली बात, नॉन मेटल बिल्कुल भी लस्टर नहीं होते हैं, शाइनी सरफेस नहीं होता है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जो जो मेटल होता है ना उसका उल्टा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो जो भी आते हैं मेलिबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते। ठीक है, सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, सोनोरस क्या प्रॉपर्टी होती है? ये बहुत बार सीडीएस में पूछी गई है और एनडीए में भी पूछी गई है। सोनोरस,
सोनोरस होता है, देखो आपने स्कूल में बेल सुनी होगी ना, तो जैसे स्कूल में बचपन में घंटी मारती थी टीचर लोग तो आवाज़ दूर तक आती, तो सोनोरस होता है जब हमें मेटल्स की आवाज़ आती है। तो मेटल्स को बेल इसलिए बनाते कि लोग उन पर प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की, ठीक है। तो इसलिए CDS में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मेटल्स को हम एज अ बेल यूज़ करते हैं तो वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी का नाम था सोनोरस, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। लेकिन बस एक ऐसा मेटल है दैट इज मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, जो कि जिनका बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है, इनको अगर आप पाम में रखोगे ना तो ये पिघल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना। फिर आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टर होता है, ठीक है, नमक के दाने चमकते हैं। और कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन उसका जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो एक तो बहुत ज्यादा लस्टर है और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स, अब मैंने आपको कल बताया था ना, एल्कली मेटल्स आर दोज मेटल्स, एल्कली वो होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एल्कली मेटल सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कि हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं। तो इन एंड ऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना में आता है। अब आते हैं मेन चीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब आता है कि क्या होता है अगर हम मेटल को बर्न करेंगे एयर में, तो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और मैंने आपको क्या बताया था, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये हमेशा आता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल हमने Cu को लिया और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना गया, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al+3O2 Al2O3, ठीक है। तो ये होता है मेटल क्या बनाता है, मेटल मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है विच इज अ सिमिलर पर्टिकुलरली बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब एक चीज आता है कि देखो कुछ ऐसे के मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना जो बेसिक भी नेचर में होते हैं और एसिडिक भी नेचर में होते हैं, ठीक है। और ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को करें सच एज बेस एंड एसिड, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए, बट सब मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो CDS के पेपर में नॉर्मली आ गया था कि विच टू मेटल्स आर एम्फोटेरिक मेटल्स, तो ठीक है। तो एक ऑप्शन था Al एंड जिंक, एक था ऑप्शन Al एंड Au, ऐसे करके थे, तो उसका करेक्ट आंसर था Al एंड जिंक, ठीक है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है कि बहुत सारे ना जो मेटल्स होते हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो सॉल्युबल इन बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एक तो होता है सोडियम और पोटेशियम, और इसी का कारण है कि सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। अब कुछ कुछ होता है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था करोजन में कि जो कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई एक ऐसा मेटल मैंने कौन सा बताया था, एक तो बताया था मैंने सिल्वर, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये दो ऐसे मेटल हैं जो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते बीट इन एनी टेम्परेचर। इसलिए हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो आपने देखा होता है कभी भी खराब नहीं होती, कभी भी गंदी नहीं होती, ठीक है। तो बस उनकी पॉलिशिंग जरूरी होती है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रोसली, ठीक है। तो जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ कि हम उनको ओपन नहीं रख सकते, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको इमर्स करते हैं केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो वो केरोसिन ऑयल उनको प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, ठीक है। अब और मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ टाइनी लेयर, ठीक है, ये काम का नहीं है। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये आपको मैंने बताया था। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब जो मेन है वो ये है, इस बार भी CDS में इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। एनोडाइजिंग होता है, ठीक है। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एल्यूमिनियम में कोरोजन होता है ना, किसकी वजह से होता है, Al2O3 में, तो वो अच्छा कोरोजन होता है, क्यों, क्योंकि वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फर्दर कोरोजन से, ठीक है। तो इसलिए एनोडाइजिंग, फिर साइंटिस्टों ने एनोडाइजिंग निकाला। एनोडाइजिंग में क्या होता है ना, एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम डेवलप करता है थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है। और दिस
एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट्स रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, इसलिए उसको हम करते हैं, ठीक है। अब इसका काम करना है एनोडाइजिंग में, हाँ ये याद रख लेना, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक है। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड बनाते हैं एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ये भी याद रखना, ऑक्सीजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड में होती है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है, कैन बी डाइड इजीली। अब इस बार सीडीएस में इजीली क्वेश्चन आया था कि एक तो आया था कि एनोडाइजिंग क्यों होती है, दूसरा आया था कि एनोडाइजिंग से हम किस किस को एनोडाइज कर सकते हैं, और एक था कि एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। हाँ, अब आता है कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम लेस विग्रोसली है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को वो कर सकते हैं, ठीक है, उसका इसमें नहीं है। अब आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, आप सबको पता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन क्यों बनाएंगे, क्योंकि H2O है, तो ऑक्साइड का O तो ऑक्साइड बनाने में काम लगेगा, लेकिन H2 तो बचेगा ना, तो इसलिए उससे क्या निकल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब अगर हम मेटल ऑक्साइड और वाटर को करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए, पोटेशियम को हमने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। वैसे ही हमने जब सोडियम को रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो उसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड वन थिंग इज हीट एनर्जी, ठीक है। अब ये याद रख लेना कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कैल्शियम होता है वो रिएक्ट करता है वेरी लेस, ठीक है, लेस वायलेंट होता है, ठीक है। इसलिए आप इसमें ये देखिए, और एक और इसमें ये देखिए कि कैल्शियम ना वो फ्लोट होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है ना वो स्टिक कर देती है सरफेस ऑफ द मेटल के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जा रही है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ही स्टिक हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से बबल्स बनेंगे और जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट होने लग जाएगा वाटर में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये याद रख लेना कि जो मैग्नीशियम होता है वो इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली। ये आता है ऐसे पेपर में कि कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं हॉट के साथ, कौन से कोल्ड के साथ, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब मैग्नीशियम भी स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, ठीक है, ये याद रख लेना। अब एक आपने रखना है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये रिएक्ट नहीं करते ना ही कोल्ड के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ, ठीक है, बट ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ। तो एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ किसी भी स्टेट में, यानी स्टीम में भी रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको दो चीजें बता दी, एक तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव विद वाटर है, उसका जो कैल्शियम है वो लेस वायलेंट है, उसके बाद मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फर्दर एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड लास्ट में लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ एट ऑल, इसलिए हमारे कभी गोल्ड में सिल्वर में जंक नहीं लगता, ठीक है। अब आता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो मेटल को जब आप रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, क्यों, क्योंकि मेटल एक इट्स सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब एक ये देखना है, ठीक है, जितने भी मेटल के साथ आप एसिड को रिएक्ट मतलब जितनी भी एसिड के साथ आप मेटल को रिएक्ट करेंगे ना वो हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा, लेकिन एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, एंड दैट एसिड इज HNO3, एंड HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि जो HNO3 होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा पुण्य का काम करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी को भी, ठीक है। तो जैसे ही जो H2 गैस इवॉल्व होती है ना तो नाइट्रिक एसिड उसको अकेला देख नहीं सकता, तो उसके साथ एक O जोड़ देता है, तो वो क्या बना देता है, ठीक है, तो H2O बन जाता है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, N2O NO NO2 में, ठीक है, ये होता है। अब लेकिन एक ऐसा है, ये इसमें भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन जब वो एसिड होगा HNO3 तो मेटल H2 गैस रिलीज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो H2O बना देगा। लेकिन मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ऐसे दो हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, वो H2 गैस कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, एक्वारीजिया, ठीक है। एक्वारीजिया होता है 1:3, ठीक है। 1 किसका होता है, HNO3, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड HNO3, और 3 होता है कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ये इसका मिक्सचर होता है एक्वारीजिया का, और एक्वारीजिया एक ऐसा मिक्सचर है ना जो किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, गोल्ड को इवन दो, ठीक है। एक्वारीजिया हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज ऑफ दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है, तो ये प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब एक है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन, ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था
SC माजिल, हाई कोर्ट, MSG। तो P से क्या आ गया पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मर्क्यूरी, S से होता है सिल्वर एंड G से होता है गोल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका काम है। अब आता है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है करने की। अब देखिए दो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक बनता है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ना किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट करने के लिए ना अपने वो देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड बन रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर करने से तो वो बनेगा कोवेलेंट, और अगर कंपाउंड बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से तो वो बनेगा आयोनिक। ठीक है, अब आपको उसको याद कैसे करेंगे, कोवेलेंट, इसमें क्या आ रहा है को, और को मतलब को होता है एक साथ लाना। ठीक है, और एक साथ कब लाते हैं, जब हम चीजें शेयर करेंगे। तो जब भी कंपाउंड बनेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो कोवेलेंट होंगे, और जब भी कंपाउंड बनेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो कैसे बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले ये है फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड में होते हैं एंड आर समवट हार्ड। ठीक है, ये तो ये प्रॉपर्टी। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तीसरा सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में, सच एज केरोसिन, पेट्रोल। ठीक है, और लास्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं लेकिन ओनली जब व्हेन दे आर इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है, वो जब मोल्टन फॉर्म में होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, और इसकी उल्टी प्रॉपर्टी होगी कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल इज द थिंग दैट कि मेटल कैसे अकर करता है। ठीक है, एक तो होते हैं फ्री स्टेट होता है, ठीक है, मेटल का, और एक कंबाइंड स्टेट होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे गोल्ड है वो फ्री स्टेट में होता है, कार्बन होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है। ठीक है, अब मेटल को ना इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। अब आपको मैं इससे पहले कुछ वो बताना चाहूंगा कि किस किस के मेटल और उसके ओर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ओर क्या होता है, ओर वो होता है ना जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब बहुत ही सस्ता होगा से मेटल को निकालना। ठीक है, तो ओर इज द थिंग फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल। लेकिन अब एक गैंग भी होता है, GANGUE, गैंग होता है ना, डस्ट मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन ओर, ये पेपर में आया, व्हाट इज गैंग्यू मटेरियल्स, तो गैंग्यू मटेरियल्स आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, ओर से हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं। तो अब जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का ओर कौन कौन सा है, एक तो बोरैक्स है, ठीक है, बोरैक्स है, और एक है रॉक सॉल्ट। ठीक है, इसको आप नोट्स में लिख देगा। और अब मैंने आपको बताया था कि बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन काम आता है, वॉशिंग सोडा आता है, और वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टल होते हैं, और इसके साथ हमें याद आ रहा है कि CuSO4 में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टल होते हैं, तो उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम का क्या है, बोरैक्स है, और रॉक सॉल्ट है। ऐसे एक मेटल होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट, BAUXITE, बॉक्साइट होता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, Mg। मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट एंड एप्सम सॉल्ट, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एप्सम सॉल्ट। ठीक है, और ऐसे ही जिंक का है। ठीक है, जिंक क्या है, जिंक ब्लेंडे, BLENDE, एंड कैलेमाइन, CALAMINE। ठीक है, जिंक का ये है। ऐसे ही मरकरी का है। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। मरकरी का है सिनेबार। ठीक है, CINNABAR। ठीक है, मरकरी का है सिनेबार। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेड। ठीक है, लेड का है और गैलिना, GALENA। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, NDA में भी पूछे थे जब मैंने NDA देता, और CDS का भी पूछा जब मैं CDS देता हूँ। ठीक है, अब देखिए और होता है। ठीक है, और 3 टाइप के मेटल्स होते हैं। ठीक है, एक तो मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक मेटल जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, एक मेटल जो लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनको उनसे आप और कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रोलाइज करोगे मोल्टन को। ठीक है, और को पहले पिघलाओगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है ना उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिविटी में 2 टाइप के और आते हैं, एक तो होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड और। ठीक है, इसमें बेसिकली सल्फाइड होते हैं, इसमें बेसिकली कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट और को आप किस मेथड से करते हो, कैल्सिनेशन से, एंड सल्फाइड और को रोस्टिंग से। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम जो कैल्सिनेशन हम करते हैं ना वो करते हैं एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और जो रोस्टिंग हम करते हैं, जो रोस्ट करते हैं वो हम करते हैं
अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो आप पीनट रोस्ट करते हो तो पीनट रोस्ट आप डायरेक्ट गैस में करते हो और वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग से करते हैं और रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। वैसे ही कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन से करते हैं और कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जब आप ये दोनों कर देते हो ना तो ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिलता है, जैसे कुछ भी मेटल मिल गया, CuO मिल गया, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, फिर हमने उसको रिडक्शन ऑफ मेटल करा, उसके बाद हमें प्योरीफाइड मेटल मिल गया। अब लास्ट आता है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी हमेशा सल्फाइड ओर्स होते हैं। सल्फाइड ओर्स को मैंने आपको बताया रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग से हमें मेटल मिलेगा और मेटल के बाद हम रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। इतना ही आपको इसमें करना है। तो ये टेबल आप बना के ना डेली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें हो जाता है, ठीक है। इजी होता है वो, ठीक है। अब आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। अब यही होता है, मैंने आपको बताया था ना, रिमूविंग द गैंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग यू, ठीक है। द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ओर, ठीक है। तो इंप्योरिटीज को हमें हटाना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे लो रिएक्टिविटी सीरीज है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने क्या बताया था, सल्फाइड ओर्स होंगे। सल्फाइड ओर्स का मतलब रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो HgS है, इसके पीछे S है यानी सल्फाइड ओर है, उसको हमने रोस्टिंग करी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। उसके बाद हमने मेटल ऑक्साइड को वापस से हीट करा तो उसने Hg और O2 दे दी, हमें मेटल दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अब आता है मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में, जब जहां पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता है। अब मैंने आपको रोस्टिंग का तो दे दिया, नाउ आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन। अगर यहाँ पर होगा, वैसे तो है नहीं, कैल्सिनेशन नॉर्मली होता है, उसमें कार्बो होते हैं, कार्बोनेट, जैसी है ZnCO3, ठीक है। कैल्सिनेशन है ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट, उसको आपने हीट करा। अब देखिए यहाँ पर देखिए सल्फाइड और था तो O2 आया, मैंने क्या बताया, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो O2 कहीं नहीं है, तो हीट करी, उससे ZnO और CO2 बना, ठीक है। ZnO से फिर हमने कार्बन में रिएक्ट कराया, वो ZnO और CO2 मिल गया, ठीक है। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द थर्माइट रिएक्शंस, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ठीक है। और ये थर्माइट रिएक्शन हम करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो ये CDS में इस बार आया था कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, तो ठीक है, रिएक्शन होती है अमाउंट ऑफ हीट, ये हो गया। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शंस, ठीक है। और टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बचपन में बहुत करा था, ऐसे दो एक ऐसे बचपन में हमारी टीचर लोग कहती थी कि ऐसे करके एक बोतल ले लेना, उसको ऐसे काट देना, उसमें दो ऐसे बीच में सेल लगा देना, ठीक है। एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड के बीच में सोल्यूशन होता था किसी भी CuSO4 H2SO4 उसका, ठीक है। उसका हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो वो, ठीक है, रिएक्ट करता था चीजों को, ठीक है। तो ये होता था। अब आता है कि मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी में मैंने बताया था। तो मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो वो हम नॉर्मली उनको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं, ठीक है। तो अब इसका होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल को हम क्या बनाते हैं, एनोड। याद रखना एनोड में क्या होता है, इम्प्योर मेटल आता है पेपर में, इम्प्योर मेटल एनोड में होता है, इम्प्योर मेटल, ठीक है। अब सोल्यूशन होता है और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। कैथोड में क्या होता है, थिन स्ट्रिप, जिसका हमें प्योर चाहिए होता है, तो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल मान लो कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर को आपने क्या करा है, एनोड में लगाया, जो इम्प्योर ओर सा है, ठीक है, उसको आपने एनोड बना दिया और प्योर साइड में आपने थिक स्ट्रिप ऑफ कॉपर ले ली। तो अब क्या होगा, जैसे आप इसमें, अब इसमें आपको सॉल्ट सोल्यूशन डालना, वो भी कॉपर का। अगर आप कॉपर साफ करें तो CuSO4 का ही सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे आप, ठीक है। CuSO4 आपने डाला और मैंने आपको बताया था सॉल्ट सोल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने करा ना, तो एनोड से क्या होगा, रिएक्शन शुरू होगी, तो एनोड से जितनी भी इंप्योरिटीज है वो नीचे आने लग जाएगी और जो प्योर मेटल होगा ना वो जा जाके किस में चिपकने लग जाएगा, कैथोड में बस, ठीक है। तो यही याद रखा है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ठीक है। और इसकी वजह से हमें वो मिलता है, ठीक है। और लास्ट में जो इंप्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है उसको कहते हैं एनोड मड, ठीक है, याद रखना। अब मैंने आपको एक बताया था कोरोजन। कोरोजन, सिल्वर किस कलर का कोरोजन होता है, सिल्वर में इट इज ब्लैक कलर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, क्यों, क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है और सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, विद सल्फर इन द एयर। तो Ag प्लस H2S गिव्स अस
Ag2S, और ये डायरेक्ट CDS का पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें था कि जो सिल्वर जब कोरोजन हो जाता है तो क्या बनाता, तो Ag2S बनाता है, ठीक है। और वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। सिमिलरली कॉपर किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर की कोट बनाता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की कोट होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3, ठीक है। और लास्ट में आयरन, तो आयरन तो आपको पता ही है, उसकी आपको रिएक्शन अगर यहाँ पे दी होगी तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, आयरन की रिएक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आयरन की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आयरन इज Fe, ठीक है, प्लस 3O2 प्लस XH2O, ठीक है। अब आप कहेंगे कि XH2O क्यों लिया, क्योंकि ना जो एटमॉस्फेयर में उसमें बहुत ज़्यादा H2O अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हीट मतलब आयरन को रस्ट होने के लिए कितना भी अमाउंट लग सकता है, तो इसलिए X लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, Fe2O3 डॉट XH2O, और इसको हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन यानी रस्टिंग। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप आयरन को कोरोजन होने से, ठीक है। तो सबसे पहला है, घर में देखा आपने गेट, जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। या फिर उनमें हम ग्रीस लगाते हैं साइकिल की चेन में, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग कराते हैं, एनोडाइज करते हैं टू मेक अलॉयज, ठीक है। तो पेंटिंग ग्रीसिंग से क्या होता है, कोरोजन प्रिवेंट होता है, क्योंकि लिए तब जो मॉइस्चर होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब एक होता है मेथड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या कहते हैं ना, जैसे हम आयरन होता है ना, आयरन के बाहर हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने आयरन के बाहर जिंक की कोटिंग करी ना, तो अब जिंक इजीली रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो अंदर आयरन है ना वो हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन होता है। फिर एक होता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है ना, जब हम एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल या फिर एक दो मेटल को आपस में जुड़ा दें तो क्या बनाता है, एलॉय बना देता है, ठीक है। तो एलॉय इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, ठीक है। ये एलॉय के लिए भी होता है। और ये काम करनी है, इट बिकम्स हार्ड, ये भी काम करनी है, इट इज इनफैक्ट द, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि प्योर गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज़ अलॉयड विद अदर सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट हार्ड, ठीक है, वो होता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनके आपको एलॉयज पे वो याद होने चाहिए कि किसका एलॉय क्या है, ठीक है। सबसे पहला आता है सोल्डर, ठीक है। सोल्डर है एलॉय, और ये किस किस मेटल से बनता है, तो ये बनता है लेड एंड टिन, ठीक है। और लेड का फॉर्मूला होता है Pb, टिन का होता है Sn, ठीक है। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अब आप याद कैसे करेंगे, सोल्डर से आपको सोल्जर याद आना चाहिए, जो आप फौजी बनना चाहते हैं, ठीक है। और फौजी कैसा होता है, आगे से लीड करता है, ऑफिसर हमेशा आगे से लीड करता है। और फौजी का छाती किस चीज की बनती है, टिन की, मतलब टिन की, मतलब इन द सेंस लोहे की छाती होती है, लेड एंड टिन, ठीक है। तो सोल्डर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। मैंने तो ऐसे याद करता, मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ ऊपर चले गया। यहाँ थे, सोल्डर हो गया। अब उसके बाद आता है ब्रास। ब्रास बनता है कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। ब्रास अलॉय है कॉपर एंड जिंक का। और एक आता है ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज होता है कॉपर एंड टिन का। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। अब ब्रास में देखिए, ब्रास में SS आ रहा है, लेकिन ब्रास में जो मेटल होंगे, कॉपर तो होगा ही होगा, लेकिन जिंक होगा, ठीक है। Z कभी भी S के साथ नहीं आएगा, लेकिन ब्रॉन्ज में Z है, तो यहाँ पर कॉपर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर टिन आ जाएगा, यानी ऐसा आ जाएगा। ऐसे याद करा था, ठीक है। ब्रॉन्ज एंड ब्रास हो गया, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील। ये भी बहुत बार पूछा है, हमारे बर्तन होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं ना, कभी जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील किसका बनता है, आयरन का प्लस क्रोमियम का प्लस निकल का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। और उसके बाद आता है एमेलगम। जहाँ पे भी आपको वर्ड मिल गया एमेलगम, उसमें हमेशा क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। याद रखिए, कभी भी एमलगम होगा तो उसमें हमेशा क्या होता है, मरकरी होता है। अब इसमें ये कुछ नहीं है, वर्ड ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी के आयरन पिलर के तो मीनार है दिल्ली, वो इतने साल 1600 साल पहले भी बनाया था, लेकिन अभी भी उसमें एक भी रस्ट नहीं लगी। क्यों, क्योंकि आयरन को मतलब किसी पर्टिकुलर उसमें बनाया गया था, ठीक है। और एलॉयज कैसे होते हैं, जो एलॉय हमने बनाया ना, एलॉय हमेशा मेटल से ज़्यादा अच्छी उनकी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी, ठीक है। मोर रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के, मतलब उन पर जंग नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा घर के बर्तन जो स्टेनलेस स्टील है तो उसमें नहीं लगता, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही उसी उसमें आप नोट्स बनाइएगा, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, और ईजिली आप CDS में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके 20 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। और अगर आपके 20 मार्क्स ईजिली आ गए हैं तो आप
कट ऑफ तो वैसे ही पार कर रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। इसके साथ अगर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी भी कर दें तो आप अप्रॉक्सीमेट 55 to 60 क्वेश्चन हमेशा जीएस में कर सकते हैं और उसी में आपके 40 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। एनडीए में भी सेम सीन है। एनडीए में भी अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो लाइन बाय लाइन जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से हमेशा जीएस क्लियर हो जाता है, ठीक है। फर्दर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है जर्नी टू IMA, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हैं कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है थोड़ी और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अब इसके बाद एक दूसरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद हमारी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी 9, 10, 10th की, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।